हेलो एवरीवन। हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 सप्लाई का सर रिवीजन कर रहे हैं। सर देखो, बहुत से रिवीजन वीडियो आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल रहे होंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा रिवीजन का एक अलग सिनेरियो लेके चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के लिए, बिकॉज जीएसटी अभ्यास सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक ठीक है सर। सर देखिए, पढ़ते हैं हम। लेट अस रिकैपिटुलेट। इसमें क्या बताया गया है कि द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई एंड द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। सप्लाई शुड बी गुड और सर्विसेज। सप्लाई शुड बी मेड फॉर द कंसिडरेशन। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इसका क्या मतलब कह दिया कि देखो, जो अर्लियर लॉज थे इसके बारे में आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अर्लियर लॉज के अंदर टैक्स लगाने के लिए जो इवेंट होता था ना कि टैक्स कब लगेगा, वो बोला जाता सेल हुई तो लगेगा, परचेज हुई तो लगेगा, एक्सचेंज हुई तो लगेगा, या आपने एक्सपोर्ट किया तो लगेगा। एक्सपोर्ट को एक बार हटा दो, ठीक है। इस तरीके के डिफरेंट, आपने मैन्युफैक्चर किया तो लगेगा, ठीक। इसमें कहीं पुराने टैक्स लॉज में कहीं वर्ड सप्लाई नहीं आता था, और जब जीएसटी आया तो यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई साहब ये सारे वर्ड बेकार हो गए, अब सिर्फ टैक्सेबल इवेंट एक ही है जिसका नाम है सप्लाई। इसका मतलब सर सप्लाई एक मेजर इंपैक्ट अब देगा आपके इस न्यू लॉ में, मेजर इंपैक्ट देगा। तो सर अब सप्लाई को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सप्लाई की मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर वो चीज सप्लाई होगी तो ही उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो आपके लिए सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इस पे बहुत से क्वेश्चन भी आएंगे। अब बात किया कि सप्लाई को हम किन पैरामीटर्स पे चेक करें, सप्लाई को किन पैरामीटर्स पे चेक करें, तो कहा गया कि सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई या तो गुड्स की हो रही होगी, या तो वो किसकी हो रही होगी, सर्विसेज की हो रही होगी, ठीक ठीक है। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी, ठीक। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। सप्लाई होगी तो फॉर कंसिडरेशन हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि फ्री में सप्लाई चल रही होगी। और सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मतलब सर कि जब सप्लाई हो रही है तो सप्लाई कब बोलेंगे कि पहली बात आप किसी को गुड्स को दे रहे हैं, कोई गुड्स दे रहे हैं या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई गुड्स देते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं किसी को, तो वो आप दे रहे हो फॉर कंसिडरेशन, मतलब आपको उसके लिए कोई मनी मिलती हो, और वो आप देते होंगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के अंदर, इन द कोर्स और फर्दर हैंस ऑफ बिजनेस के अंदर। सर आप शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक। मतलब सर आप देखो, आप जहां क्लास कर रहे हैं बाबू, अगर आपने अपना कैलकुलेटर अपने फ्रेंड को दिया, तो क्या कैलकुलेटर कोई गुड्स है? यस सर, कैलकुलेटर गुड्स है। फॉर कंसिडरेशन आपने दिया है, क्या उससे कोई पैसे चार्ज किए? नहीं, वो सप्लाई नहीं है। सर आपने कैलकुलेटर दिया और कहा ओए हमको अपनी पेन दो, तो कैलकुलेटर देंगे, ठीक। आपने कंसिडरेशन में उससे पेन ली, और कंसिडरेशन में पेन लेना सप्लाई की मीनिंग में आता है, बिकॉज सेल, एक्सचेंज, बार्टर सब कुछ आता है। आपने कहा भाई अपनी पेन दो तो कैलकुलेटर देंगे, चलो आपने कंसिडरेशन लिया, एग्जाम्पल के लिए पेन दो, या फिर हमें चिप्स पैकेट दो, कुछ भी दो यार, 10 रुपए दो, चलो हम कैलकुलेटर तभी यूज करने देंगे। एग्जाम्पल के लिए चल रहा है, यहाँ पे मजाक चल रहा है आपके दोस्तों में। तो गुड्स आपने दी अपने फ्रेंड को, ठीक। फॉर कंसिडरेशन दी, क्या आपका गुड्स कंसिडरेशन पे देना है? क्या आप कैलकुलेटर दोस्त को देना कि आपका बिजनेस था? नहीं, तो भी सर ये सप्लाई की मीनिंग नहीं आएगा। दूसरी बात, सर क्या गुड्स परमानेंटली दे दिए हैं आप कि ले जाओ मेरा कैलकुलेटर, जी लो अपनी जिंदगी? ऐसा नहीं है, आपने कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ गुड्स को यूज करने के लिए दिया कि चलो ये वाला सम सॉल्व करके हमें दे देना, सिर्फ यूज करने के लिए दिया। तो पहली बात, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहा ही नहीं जाता, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। ये भी चीजें आगे आएंगी कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, ठीक ठीक है सर। अब आगे पढ़ते हैं, तो लिखा है while these parameters discuss the concept of supply under certain circumstances, transaction have been deemed as supply even when the supply is made without consideration and not in the course of furtherance of the business. Activities specified in schedule 1 are deemed to be the supply even without consideration. Further import of service for a consideration whether or not in the course of furtherance of the business treated as supply. इस पूरी लाइन का मतलब क्या है उसको हम बताते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सर सप्लाई कहने के लिए फॉर कंसिडरेशन मतलब कुछ ना कुछ पैसे लेके ही कंसिडरेशन के साथ ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बट उसके बाद तुरंत आगे लॉ वालों ने पलटी मारी और कहा विदाउट कंसिडरेशन भी होगा ना, विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो भी हम उसको सप्लाई कहेंगे।
तो भी हम इसको सप्लाई कहेंगे। अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई इवेंट हो रहा है तो भी हम इसको सप्लाई कहेंगे। और ये इन्होंने एक शेड्यूल में बताया जहां होता है शेड्यूल 1। ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने बताई सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को भी हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी हम सप्लाई के अंदर कहते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोले तो सर क्या हुआ, देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हम बस यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, शेड्यूल 1 नहीं बताने में इंपोर्ट ऑफ सर्विस बताए जा रहे हैं। चलिए सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, इस बेचारे ने क्या किया, इसने कुछ सर्विसेज ली हैं, कहां से, जापान से। आप जापान से सर्विसेज ले रहे हैं, मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन चेंज कर नहीं लगाऊंगा, ड्रॉ ही करते हैं हम। चलिए, आप हैं, आप भारतीय हैं, आपने सर्विस ली कहां से, जापान से। ठीक सर, जापान से जब आप सर्विस लेते हो तो हो सकता है आपने जापान से सर्विस ली इंटीरियर डेकोरेशन की, इंटीरियर डिजाइनिंग की, या कुछ सिविल आर्किटेक्चरल सर्विसेज ले ली, आर्किटेक्चर की सर्विस ली। ठीक, अब आप इस सर्विस का यूज हो सकता है अपना घर बनाने के लिए कर रहे हो या अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए कर रहे हैं, आप दोनों के लिए ये ले सकते हैं। आपने सर्विस ली जापान से, लेकिन अगर आपने जापान से कोई भी सर्विस ली, चाहे वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए क्यों न ली हो, या आपके प्रोफेशनल या आपके बिजनेस पर्पस के लिए ली हो, अगर उसमें कंसिडरेशन इंक्लूड है, कंसिडरेशन इंक्लूड है, तो कहा जाता है कि भाई साहब कंसिडरेशन लग रहा है, तो ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इसने की है, चाहे वो पर्सनल के लिए की हो या बिजनेस पर्पस के लिए की हो, अगर इसने इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर ली तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स इन भाई साहब को देना पड़ेगा जिसने सर्विस इंपोर्ट की है फॉर कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ पे एक नई बात भी आपको आ जाती है जो हम आपको यहाँ बताने चाहेंगे कि मान लो आपने ये जो सर्विस ली थी, कौन सा कलर, ये वाला कलर यूज कर रहे हैं हम। ठीक, मान लो आपने जो सर्विस ली थी जापान से, वो आपने पर्सनल पर्पस के लिए ली, कंसिडरेशन है। बट अगर ये सर्विस इंपोर्ट, अगर आपने सर्विस का फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आपने ली है, ठीक, लेकिन वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कोई कॉस्ट नहीं लगा। अगेन सेम एग्जांपल हम लेते हैं, अगर कोई बंदा जापान का है, जापान के इस आदमी से आपने एक सर्विस ली और उस सर्विस का यूज आप कहाँ करते हो, सर्विस का यूज करो, आर्किटेक्ट सर्विस है, आर्किटेक्चर की सर्विस आपने ली है और इस सर्विस का यूज आप कर रहे हो अपना घर बनाने के लिए या तो फिर अपनी फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए। मतलब इस सर्विस का यूज हो सकता है आप पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं या फिर अपने बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं। ठीक, लेकिन ये फ्री आई है, विदाउट कंसिडरेशन आई है। तो अगर आपने कोई सर्विस ली फ्री विदाउट कंसिडरेशन अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो भाई साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने सर्विस ले ली अपने बिजनेस पर्पस के लिए और वो सर्विस आपने अपने किसी रिलेटिव से ली है, और रिलेटिव का क्या मतलब होता है, रिलेटिव मींस आपका स्पाउस, सन, डॉटर या डिपेंडेंट ब्रदर और सिस्टर, ये डिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक, तो भाई साहब अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ली, बाहर से ली, लेकिन अपने रिलेटिव से ली या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से ली, डीडीपी से ली, डीडीपी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से ली और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ली है, तो आपको अगेन यहाँ पे भले ही क्यों ना फ्री ली, उसकी वैल्यू डिसाइड करके उस पर आरसीएम में जीएसटी देना पड़ेगा। हम आरसीएम और जीएसटी भी यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपको बहुत सी चीजें पहले से पता होंगी। आइए क्वेश्चन, आप आइए अपने समरी पे आते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे, तीसरी बात लिखी है, बिसाइड सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज आर नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, फर्दर सर्टेन एक्टिविटीज हैव टू बी कैरेक्टराइज्ड एज सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब इसी चैप्टर में पहले तो उन्होंने ये भी चीज आपको बताई, एक शेड्यूल बता दिया और शेड्यूल 1 आपको बता दिया कि जो अगर फ्री में भी सर्विसेज आ रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भी भाई साहब बोला जाएगा सप्लाई है। अब इन्होंने एक बात बताई है कि किस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई है, टीओएस वगैरह, पीओएस सब डिसाइड होता है, तो किस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, किस चीज को सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। एक इन्होंने ये भी बात बताई और ये भी बता दिया कि किन चीजों को कभी भी सप्लाई नहीं कहा जाएगा। अगर सप्लाई ही नहीं कह पाए तो देखो टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई, अगर सप्लाई ही नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो ये 3 तरह की बातें इस चैप्टर में बताई गई। पहली बात, फ्री ऑफ कॉस्ट होने पे भी क्या सप्लाई है, नंबर 1, फ्री ऑफ कॉस्ट होने पे भी क्या सप्लाई है, नंबर 2, इसको शेड्यूल 2 भी आप कह सकते हो कि क्या चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या चीजें सप्लाई ऑफ थ्री है, और शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल 3 क्या चीज सप्लाई ही नहीं है जिसपे जीएसटी भी नहीं आ सकता। क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो आइए, वी डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग। ब्रॉडली क्या हम सीखने वाले हैं सप्लाई के बारे में। सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, सप्लाई में क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं,
ठीक है, और एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, और किस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे और किस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, ये भी कुछ चीजों के लिए डिसाइड कर दिया गया। ठीक ठीक है सर। तो सप्लाई इंक्लूड में सप्लाई विथ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज सप्लाई। importation of service with consideration whether or not for the in the course or furtherance of the business always supply, इसको मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। और सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, अब हम इसकी बात भी समझेंगे। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन को अभी हम 2 मिनट बाद पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी सप्लाई एक्सक्लूड एक्टिविटी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको हम समझेंगे कि क्या विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद भी सप्लाई है, क्योंकि सप्लाई के लिए हमने क्या बोला था कि सप्लाई शुड बी फॉर गुड्स और सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होगा तभी जीएसटी आएगा, लेकिन कुछ चीजों को कह दिया गया कि कंसिडरेशन नहीं है तो भी भाई साहब सप्लाई है, हमें जीएसटी चाहिए। अब वो चीजें क्या हैं, तो सबसेक्शन ऑफ 7 along with read which schedule have been summarized as below, समराइज किया गया है, देखते हैं कहां समराइज किया गया। सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, अभी पहले इसको समझो कि सप्लाई इंक्लूड सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। मतलब सर अगर आपने किसी को कोई सामान बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया कि ले जाओ भाई साहब ये गुड्स आपसे तुम्हारा हुआ, बार्टर किया, तुम मुझे अपना कैलकुलेटर दो, मैं तुम्हें अपनी पेन दूंगा, एक्सचेंज किया, ये लो मेरा नया मोबाइल, ये लो अपना पुराना मोबाइल, दोनों लोगों ने पुराना मोबाइल बदल दिया, लाइसेंस दे दिया, जाओ आज से इस जगह दवाई का काम तुम करोगे, या फिर ये लो तुम्हें माइनिंग के लाइसेंस हम देते हैं, रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दे दी, लीज पे कोई लैंड दे दी हो, या डिस्पोज कर दिया हो। डिस्पोज मतलब आपके फैक्ट्री में कंप्यूटर पड़े थे, कंप्यूटर खराब हो गए, उसको आपने फेंक दिए, जला दिए, फोड़ दिए, किसी को कबाड़ी को बेच दिए, वो डिस्पोज कर दिए। वो सारी की सारी एक्टिविटी सप्लाईज में आती है, अगर वो एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन हुई होगी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, फॉर कंसिडरेशन हुई हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सर मतलब सप्लाई कहलाने के लिए पहली बात तो कंसिडरेशन का आना मस्ट है, एक्सेप्ट जो चीजें बताई गई हैं उसको छोड़ के। ठीक, तो पहला तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए, क्या कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन भी है तो भी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप जाते हो बुक परचेज करते हैं, ठीक, बुक परचेज करते हैं, आप जब कोई क्लास परचेज करते हैं, कैलकुलेटर परचेज करते हैं, तो क्या कैलकुलेटर परचेज करना, बुक्स परचेज करना, कोचिंग परचेज करना, वीडियो क्लास परचेज करना आपका बिजनेस है? नहीं है सर। तो आपका बिजनेस तो नहीं है, तो अगर आप परचेज किए आपका बिजनेस नहीं है, तो आप अल्टीमेट कंज्यूमर कहलाते हो ना खुद को। आप अपने एंगल से भी देखो, आप रिसिपिएंट हो, पहली बात आप कौन है, आप रेसिपिएंट, आप अल्टीमेट कंज्यूमर है। बट ये सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, पैसा लेके जो इंसान आपको बुक बेच रहा है, बुक बेचना उसका बिजनेस है, तो उसके लिए सप्लाई है वो चीज। ठीक है, बुक बेचना उसके लिए सप्लाई हो गई। लेकिन जब वही बुक्स मान लीजिए ओल्ड बुक्स हो गई, ओल्ड बुक हो गई, और आपने रद्दी वाले को बेच दिया, तो जब ओल्ड बुक रद्दी वाले को बेच रहे हैं, तो किताबें रद्दी वाले को बेचना आपका बिजनेस तो है नहीं, तो भी वो किताब जब आप बेचते हो तो आपके लिए सप्लाई नहीं होती है। ठीक ठीक है। दूसरी बात को अगर सर हम आगे की तरफ इसी चीज को पढ़ें तो क्या लिखा है, नंबर 2 इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है वो सप्लाई आएगा अगर उसमें कंसिडरेशन है, चाहे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस आप करें या ना करें। मतलब चाहे तो आप अपना पर्सनल घर बनाने के लिए बाहर से सर्विस लेते आर्किटेक्ट की, या तो फिर अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए लेते, किसी भी काम के लिए लिए हो, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, देखो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है तो चाहे, और उसमें कंसिडरेशन है, तो चाहे जिस रीजन से हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, हमें कोई मतलब नहीं है, आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। क्लियर? यस सर क्लियर। अब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कुछ जगहों पे जहां पे कंसिडरेशन नहीं आया है, कंसिडरेशन नहीं इंक्लूड है, वहां पे भी सप्लाई कहते हैं डीम्ड सप्लाई। रीड विथ शेड्यूल 1, मतलब भाई साहब सीधी बात समझो, ये शेड्यूल 1 के बारे में बात कर रहा है आपसे। स्पीड बेटा आप मैनेज कर लेना, स्पीड मैनेज करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर कोई फ्रेशर है तो प्लीज इसको नहीं देखेगा इन क्लासेस को। सोचो हम बार बार खुद ही कह रहे हैं फ्रेशर मत देखो। दिस इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड टू अ टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पर्सन इवन इफ द सेम इज विदाउट कंसिडरेशन। मतलब ये क्या कहता है कि शेड्यूल 1 वाले चाहे वो कंसिडरेशन के साथ हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, इन एक्टिविटीज को ऑलवेज सप्लाई कहा जाएगा बिना पेमेंट के भी। देखो हर जगह था, यहाँ पे भी कंसिडरेशन चाहिए था, यहाँ भी कंसिडरेशन चाहिए था, लेकिन ये ऐसी एक्टिविटीज है जहां कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी ये सप्लाई है, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी ये एक्टिविटीज क्या है, सप्लाई है। ठीक ठीक है। एज पर शेड्यूल 1 ऑन द फॉलोइंग 4 केसेस सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। हम सीधी बात नो बकवास यहाँ पे आए तो सर
चार एक्टिविटीज ऐसी हैं, चार एक्टिविटीज, चार सप्लाई, जो इसको सप्लाई कह दिया जाएगा, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भी हो रही है तो भी, विदाउट कंसिडरेशन हो रही है तो भी, विदाउट कंसिडरेशन हो रही है तो भी, केवल और केवल चार एक्टिविटीज, याद रखना। देखो ऐसे शेड्यूल 1 में चार एक्टिविटीज होती हैं, जहां पे कंसिडरेशन नहीं हो तो भी वो क्या है, सप्लाई है। मेरे साथ बोलो, शेड्यूल 1 में चार एक्टिविटी ऐसी है जहां पे कंसिडरेशन नहीं हो फिर भी वो सप्लाई होता है। वो चार एक्टिविटीज कौन सी हैं? परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट मतलब आप अपने बिजनेस को ही पूरा पूरा परमानेंट ट्रांसफर कर देते हैं या बिजनेस असेट को बेच देते हैं। बिजनेस को नहीं, बिजनेस असेट को। बोले तो आप अपनी मशीनरी बेचो या अपना स्टॉक बेचो, या तो फिर आप अपने फर्नीचर, कुर्सियां, मेज बेच रहे हो। परमानेंट अगर उसका डिस्पोजल कर दे रहे हैं ना, कुर्सी टूट गई थी तो कबाड़ी को बेच दी है, कबाड़ी को बेच भी नहीं दी, अपने वॉचमैन को कहे जाओ तुम ले जाओ इसको अपने घर, तो विदाउट कंसिडरेशन वॉचमैन को आपने दे दिया, विदाउट कंसिडरेशन तो भी उसको क्या बोला जाएगा? आपने अपने बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, उस बिजनेस असेट का विदाउट कंसिडरेशन किया तो भी वो ट्रांस सप्लाई कहा जाएगा, क्योंकि सप्लाई होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या थी भाई? कंसिडरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लाई कहना है तो विदाउट कंसिडरेशन हम तभी कहेंगे अगर बिजनेस असेट है। मैंने कहा आपने टूटी चेयर दे दी, वॉचमैन लेके चला गया, या फिर मान लो आपका एसी का बिजनेस है, आप एक एयर कंडीशन अपने घर उठा के लेके आते हैं, तो आपने एयर कंडीशन अपने घर उठा के परमानेंटली ट्रांसफर्ड कर दिया अपने घर पे, तो भी वो डीम्ड सप्लाई है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप उस पर लिए हैं, तो आपने जब एसी परचेज किया था तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने उस पर लिया था, आपका एसी का ही बिजनेस था, इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, चेयर परचेज की, बिजनेस में यूज की, तो चेयर का भी आपने कैपिटल गुड्स के तहत आईटीसी लिया था। ठीक ठीक है सर। तो इस कंडीशन में डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। दो लाइन आगे जाके हम आपको बताते हैं, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है, मान लो आपने एसी लिया, उस एसी को आपको पता था आपको घर में ही ट्रांसफर करना, तो उसका आपने आईटीसी नहीं लिया तो वो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक ठीक है। तो चार एक्टिविटी शेड्यूल 1 की जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई बनती है। पहला हो गया परमानेंट परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, ठीक, जिसपे आपने आईटीसी लिया हो। दूसरा पढ़ते हैं सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, देखो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, तो भाई साहब क्या होगा? ये आपका डीम्ड सप्लाई कहा जाएगा। मतलब सर देखिए, अगर कोई रिलेटेड या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, उससे आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस लिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। आपका कोई चाचा है, आपने अपने चाचा से कुछ बिजनेस में के लिए कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ले लिए हैं, भले ही फ्री में क्यों ना लिए हो, बिजनेस के लिए लिए गुड्स और सर्विसेज, भले ही फ्री में क्यों ना लिए हो। सर बिजनेस के पर्पस के लिए लिए थे ना, हाँ, तो आपको मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए आपके चाचा कैटरिंग का वर्क करते थे, चाचा को हम रिलेटिव क्यों बोले हैं, चाचा तो रिलेटिव में नहीं आएगा, आपका सन है या आपका डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है, आपने उससे कैटरिंग का काम लिया, वो कैटरिंग का काम करते थे और आपने अपने बिजनेस के लिए, समझ लीजिए दिवाली पूजा कह देते हैं, दिवाली पूजा के समय सबको लड्डू सप्लाई करवाने के लिए उन्होंने बोल दिया कैटरिंग के भाई साहब लड्डू बनवा के भिजवा देना, वो आप फ्री में भी लड्डू उन्होंने भिजवाए तो भी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन वही लड्डू अगर बिजनेस पर्पज के लिए नहीं, आप आपका बेटा है वो आपके मैरिज एनिवर्सरी पे लड्डू बनवा के भिजवा रहा है ना, तो वो आपका पर्सनल पर्पस है, मैरिज एनिवर्सरी में आपका बिजनेस तो नहीं ना यार, तो वहां पे वो डीम्ड सप्लाई नहीं आएगा। इट मींस याद रखिएगा, रिलेटेड पर्सन हमेशा अगर फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस दे रहे हैं ना, बिजनेस के लिए अगर कोई सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज की, तो वहां पे सर क्या आ जाएगा? डीम्ड सप्लाई। एक एक्सेप्शन दिया गया यहाँ पे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी रिलेटिव बोलाते हैं, रिलेटिव बोला जाता है। रिलेटिव की पूरी मीनिंग पूरी आप देख लीजिएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटिव बोला जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देता है एक साल में, तो उसको सप्लाई नहीं कहा जाएगा। तीसरा सप्लाई होता है सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब सर डीम्ड सप्लाई क्या होगा? अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई सप्लाई करता है या सप्लायर अपने एजेंट को या एजेंट अपने प्रिंसिपल को कोई सप्लाई करता है। देखो पहली बात तो प्रिंसिपल सप्लाई करता है अपने एजेंट को, ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चरर कर दो या होलसेलर था, कहता है कि भाई साहब एजेंट तुम जाओ और छोटे छोटे गांवों शहरों में मेरा कपड़ा बेचो, ठीक है, होलसेलर मर्चेंडाइज था, ठीक। तो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रहा है, ये एजेंट क्या किया, इसका बहुत नाम था, ये सप्लाई कर रहा है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन इश्यू करता है इनवॉइस ऑफ कस्टमर इन ओन नेम। मतलब मान लीजिए ये था मिस्टर
राजू, इसको कहते हैं मोंटे कार्लो लिमिटेड थी, चलो ठीक है, मोंटे कार्लो लिमिटेड थी। और यहाँ पे विनायक ट्रेडर्स थी। तो विनायक ट्रेडर्स क्या हुआ, विनायक ट्रेडर्स इसका एजेंट तो बना, लेकिन जब ये आगे बायर को माल बेच रहा है, मान लीजिए यूपी के बायर को माल बेचा, लखनऊ के बायर को माल बेचा, कानपुर के बायर को माल बेचा, ये एजेंट है। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बेच रहा है, यहां से यहां माल चला गया, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ही बेच रहा है। लेकिन और भैया ये वर्ड हमेशा याद रखना, बिजनेस नहीं कर रहा है ये, ना ही इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, ना ही सोल वो है, सोल वो डिपो है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर डिपो नहीं है, एजेंट वर्ड ही है, क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है, लेकिन अपनी इनवॉइस दे रहा है। इनवॉइस जो जा रही है वो क्या जा रही है, विनायक ट्रेडर्स के नाम की जा रही है। तो क्या होगा सर, ऐसे एजेंट क्या होंगे, अगर प्रिंसिपल से एजेंट को माल जाता है तो वहां पे डीम्ड सप्लाई कहा जाएगा। लेकिन अगर यही वो वाला एजेंट होता जो यहाँ पे इनवॉइस पता है किस नाम की देता, विनायक ट्रेडर के नाम की नहीं देता, इनवॉइस अगर वो देता मोंटे कार्लो लिमिटेड की, तो यहाँ पे ये रूल नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा। ठीक ठीक है सर। इसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए यही मोंटे कार्लो है, मोंटे कार्लो ने क्या किया, मोंटे कार्लो ने क्या किया कि भाई उसको थ्रेड्स चाहिए, रॉ कॉटन वगैरह चाहिए, धागे चाहिए, तो इसने सप्लायर से सॉरी मान लो यहाँ पे मोंटे कार्लो है, ठीक है, मोंटे कार्लो है। अब चूंकि मर्चेंडाइज बनाने हैं तो इसको थ्रेड्स चाहिए, डिफरेंट कलर के कपड़े चाहिए, या समझ लो थ्रेड्स चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है कि भैया हम जाके एक एक सप्लायर से नहीं खरीद सकते, ए एजेंट तुम मेरे बाइंग एजेंट बन जाओ और लोगों से माल खरीदो, मेरे लिए इनपुट्स खरीदो और हमें दे दो, ठीक। तो एजेंट रिसीव करता है गुड्स, एजेंट ने धागे खरीदे, लाल कलर के, पीले कलर के, नीले कलर के, डिफरेंट कलर्स के धागे कर दे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मोंटे कार्लो के बिहाफ पे, रिसीव इनवॉइस इन हिज ओन नेम। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ से मिस्टर एस से इसने करता, मिस्टर जे से इसने करता, मिस्टर के से इसने करता, मिस्टर एस जे के इन तीनों से इसने, विनायक ट्रेडर्स था ना, हाँ, विनायक ट्रेडर्स के नाम पे धागे खरीदे और बाद में प्रिंसिपल को सप्लाई कर दिया, वो विनायक ट्रेडर्स के नाम पे खरीदे, बाद में प्रिंसिपल को सप्लाई कर दिया, तो विनायक ट्रेडर्स जो मोंटे कार्लो को सप्लाई करेगा वो भी डीम सप्लाई आएगा। कब डीम सप्लाई नहीं आता, अगर ये जो मिस्टर एस, मिस्टर जे, मिस्टर के से जिन्होंने माल खरीदा है, अगर वो मोंटे कार्लो के नाम पे खरीदता ना, तो सर ये सप्लाई की मीनिंग में नहीं आता। ठीक, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो शेड्यूल वन की 4 सर्विसेज के अंदर पहली सर्विस थी कि हम परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट करते हैं। दूसरा सर मेरा क्या था, दूसरा क्या था, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन था। तीसरा एजेंट टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल टू एजेंट की सप्लाई। और चौथी सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर विदाउट कंसिडरेशन भी करते हैं तो डीम्ड सप्लाई कहा जाएगा। इंपोर्टेशन हम किससे करें, रिलेटेड पर्सन से करें, पर्सन आउट ऑफ इंडिया सप्लाइड फॉर सर्विस पर्सन इन इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इसका भी मैंने एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, आर्किटेक्ट वाला, ये पूरा मैंने एग्जांपल के साथ समझाया है, वही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर हमने सर्विसेज का इंपोर्ट किया है किससे, अपने रिलेटेड पर्सन से, हमने अपने सर्विसेज का इंपोर्ट किया अपने रिलेटेड पर्सन से, और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस किया, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, हम बोल रहे हैं अगेन पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, रिलेटेड से बिजनेस पर्पस के लिए किया, तो वो भी डीम्ड सप्लाई आ जाएगा। रिलेटेड पर्सन की मीनिंग आप देख लीजिएगा, हमने आपको रिलेटिव की मीनिंग बता दिया, रिलेटेड पर्सन की मीनिंग आपको देखना पड़ेगा। ठीक ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई नीचे किया है, इन द कंबाइंड प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का कंबाइंड प्रोविजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। एज स्टिपुलेटेड अंडर कैसे किया गया, देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर हो रहा है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस या तो विथ कंसिडरेशन करेंगे या विदाउट कंसिडरेशन करेंगे, आप समझ रहे हो, या तो विथ कंसिडरेशन करोगे या विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप करेंगे। अगर आपने विथ कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, अगर आपने विथ कंसिडरेशन किया है तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस किया होगा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस अगर आपने किया है और विथ कंसिडरेशन किया है तो कोई मतलब की बात नहीं है, सप्लाई तो आ गया। लेकिन विथ कंसिडरेशन अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए करते हो, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब अगर पर्सनल पर्पस के लिए भी किए और वहां पे कंसिडरेशन है तो भी उसको सप्लाई कह दिया जाएगा। लेकिन असली मजा आता है कि अगर आप विदाउट कंसिडरेशन करते हो और आप रिलेटेड पर्सन या डीडीपी से ही कर रहे हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो सप्लाई आएगा, क्या आएगा, सप्लाई आएगा। लेकिन विदाउट कंसिडरेशन पर्सनल पर्पस के लिए करते हो तो सप्लाई नहीं है। अब एक छोटा सा केस और बताते हैं, मान लीजिए आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की विदाउट कंसिडरेशन किसी अनरिलेटेड पर्सन से, एग्जाम्पल के लिए भी हम बताते हैं, अनरिलेटेड पर्सन, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड था, फ्रेंड रिलेटिव की मीनिंग में नहीं है,
कोई फ्रेंड था, उससे आपने कोई आर्किटेक्ट की सर्विस ले ली, भले ही क्यों ना आपने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस ली हो, लेकिन फिर भी वो सप्लाई की मीनिंग में नहीं आएगा। मतलब अगर आपने अपने फ्रेंड से, जो अनरिलेटेड पर्सन है, अपने 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 फ्रेंड से अगर बिजनेस पर्पस के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस लिया तो भी वो सप्लाई की मीनिंग में नहीं आएगा। अगर बिजनेस पर्पज के लिए, अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो वो सप्लाई आप रिलेटेड या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से लेंगे तो ही सप्लाई आएगा, अनरिलेटेड से ले लिए तो सप्लाई की मीनिंग में नहीं आएगा, चाहे क्यों ना आप बिजनेस पर्पज के लिए ही लिए हो। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब आते हैं सर शेड्यूल नंबर 2 के ऊपर। आपके इस पूरे चैप्टर में आपको सप्लाई के बारे में पढ़ना है। सप्लाई क्या है? सप्लाई फॉर द कंसिडरेशन होती है। तो फिर यहाँ पे एक शेड्यूल 1 आया जो इसमें 4 एक्टिविटी बताई गई, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई है। और सर क्यों सप्लाई बनाना है? क्योंकि सप्लाई होगी तो ही जीएसटी लगेगा। तो शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटी: परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, दूसरा पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, दूसरा एजेंट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू एजेंट, तीसरा तुम्हारा रिलेटेड से, और चौथा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक, ठीक है सर जी। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है। अब सर आप शेड्यूल नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? शेड्यूल नंबर 2। यहाँ पे टोटल 3 शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो शेड्यूल नंबर 2 में एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किन एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड कहा जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा? देखो, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स कहें या सर्विसेज कहें, इसको बस बता रहा है कि ये एक्टिविटी जीएसटी लगेगा, सप्लाई होगा, क्या होगा, इससे मतलब ही नहीं है ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। मतलब सप्लाई तो है लेकिन गुड्स की है या सर्विस की है, ये डिफाइन करने के लिए शेड्यूल 2 आया है, जिससे कोई कंफ्लिक्ट ना रहे कोर्ट का। लोग बार बार कोर्ट के दरवाजे ना खटखटाएं, इसलिए शेड्यूल 2 को यहाँ लाया गया है। ठीक ठीक सर, ये क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस की कंडीशंस लग जाती है, इसलिए, और टैक्स का रेट भी तो आता है, बहुत कुछ आता है, इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है समझना होगा। देखो बहुत इजी है ये मोस्ट इजी थिंग है जो कॉमन सेंस के बेसिस पे आप समझ जाएंगे। किस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, किस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे? ट्रांसफर अगर आपने किया है टाइटल इन गुड्स, आपने अगर अपनी किसी को कार बेच दी, ठीक है, आपने कार बेच दी, भले आपकी पर्सनल कार है, बात समझो, एक बार छोटी सी एग्जांपल लेने, वो टैक्सेबल नहीं है लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है वो समझो, टैक्सेबल है कि नहीं ये नहीं पता, पर्सनल नेचर की ही कार है समझो, आपने बेच दी, तो आप बेच दी हो तो उसका क्या टाइटल भी बेच देते हो ना, आज से तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। या टाइटल इन गुड्स अंडर द एग्रीमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी पास्ड इन फ्यूचर डेट, जैसे हायर परचेज एग्रीमेंट पे ट्रक्स बिकते हैं तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आते हैं, जहां पे क्या होगा कि भाई साहब 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दो, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरे इंस्टॉलमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट, चौथे इंस्टॉलमेंट, 5वीं इंस्टॉलमेंट में जब फुल पेमेंट आ जाएगा तो आपको टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये भी आपका सप्लाई ऑफ गुड्स के मीनिंग में आता है। लेकिन राइट या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आपने ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं किया, केवल उसको कहा गुड्स को यूज कर ले मेरे भाई, तो उसको क्या कहा जाता है? सर्विस कहा जाता है। गुड्स को यूज कर ले उसको क्या कहा जाता है? सर्विस कहा जाता है। एज लाइक आपने किसी को अपनी कार 2 दिन के लिए दे दी है, 2 डेज के लिए, तो आपने क्या अपने टाइटल दिया नहीं, उसको यूज करने के लिए दिया, दैट्स कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। और अनडिवाइडेड शेयर का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लीजिए ये एक कार है, इस कार को मिस्टर ए ने 20 लाख की कार थी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये 4 दोस्त थे, चारों दोस्तों ने मिलकर खरीदा। मिस्टर डी ने कहा कि भाई अब ये कार से मेरा मन भर चुका है, मिस्टर ई खरीद लो ये कार। तो एक पूरी कार में भाई 4 टायर अलग अलग तो करके लोग अपना शेयर लेके नहीं जा सकते थे, या ब्लेड से काट दिया 20 से 4 पार्ट में कार को। तो मिस्टर डी ने इस कार के अंदर जो इसका अनडिवाइडेड शेयर था पूरा पूरा, वो मिस्टर ई को जब ट्रांसफर कर दिया, तो जो अनडिवाइडेड शेयर मिस्टर ई को ट्रांसफर किया, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इसको गुड्स कह नहीं सकते, सप्लाई ऑफ सर्विस कह देंगे हम इसको। इन्होंने अपना अनडिवाइडेड शेयर किसी प्रॉपर्टी के अंदर अपना अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर कर दिया, गुड्स के अंदर अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर कर दिया, प्रॉपर्टी नहीं गुड्स, प्रॉपर्टी नहीं गुड्स, प्रॉपर्टी नहीं गुड्स, मतलब सर ये कार है, ठीक है, गुड्स, या फिर किसी फैन हो, कुछ भी हो, चिमनी हो, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी मतलब लैंड या बिल्डिंग के लिए अनडिवाइडेड शेयर की बात नहीं कर रहे, लैंड या बिल्डिंग अनडिवाइडेड शेयर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग गुड्स में नहीं आते हैं, ठीक, लैंड और बिल्डिंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं। आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के केस में। लैंड या बिल्डिंग अगर आप किसी को लीज पे देते हैं, टेनेंसी देते हैं, इजमेंट देते हैं, लाइसेंस देते हैं, ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड देते हैं, लैंड दे दी कि जाओ भाई तुम इस पे अपना गार्डनिंग कर लो,
ठीक है, जो अपना घर बना के रहो, पेंट हाउस बना के रहो, शादी कर लो, तो लैंड जो आपने या गार्डन जो देते हैं लोग, लैंड या बिल्डिंग देते हैं, वो सब अगर रेंट पे देना तो सर्विस ही है, कुछ नया इसमें नहीं था सर। किसी को लीज पे देना, लेटिंग आउट करना बिल्डिंग के लिए, इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर द बिजनेस कॉमर्स होली और पार्टली, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। मतलब किसी को किराए पे अगर आप प्रॉपर्टी देते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। यहाँ पे एक बात याद रखना देंगे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस या कॉमर्स, मतलब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को अगर आपने, मान लो आपका कोई घर था कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, तो उसको आपने फ्लैट को किस ले दिया, बिजनेस पर्पस के ले दिया, बंदा अंदर बुटीक चला रहा है या आपने सीए की फर्म खोल के बैठ गया, अंदर कोई कोचिंग चला रहा है, तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस है, ना कि फॉर रेसिडेंस है। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अगर फॉर रेसिडेंस देते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर फॉर बिजनेस देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस करने के लिए, मतलब आपने टिम्बर लिया और टिम्बर दे दिया कारपेंटर को कि भाई प्रोसेस करके क्या दे दो हमको, फर्नीचर बना के दे दो, फर्नीचर बना के दे दो। या आपने अपना ओल्ड फैन दिया और कहा भाई चल नहीं रहा, इसको रिपेयर करके दे दो। तो ट्रीटमेंट किया या प्रोसेस किया, अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, आपके गुड्स पे किसी और ने, चाहे वो आपका पंखे को रिपेयर किया हो या आपके टिम्बर पे अपना काम करके उसको एक फर्नीचर बना के दिया हो, ये ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। और इसको लेमन लैंग्वेज में पता है क्या, जॉब वर्क भी कहते हैं, जॉब वर्क भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक ठीक है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, अगर आपने किसी को बिजनेस असेट ट्रांसफर कर दी है, देखो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट मतलब चाहे वो फिक्स्ड असेट हो, मेरी फैक्ट्री की मशीनरी हो फिक्स्ड असेट हो, या मेरी फैक्ट्री का करंट असेट हो, ठीक है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर डिस्पोज्ड ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एज सो लॉन्गर और फॉर्म पार्ट ऑफ दियर असेट्स। अगर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है परमानेंट बेसिस पे, कहा गया वर्ड, goods forming part of the business asset are transferred disposed of under direction of person carrying on business as longer as a form part of those asset. Goods forming part of the business are carrying under direction no longer part of those asset. गुड्स अगर आप ट्रांसफर कर देते हो किसी को परमानेंट बेसिस पे तो भाई वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। जैसे आप फैन एसी कूलर उठा के लेके घर पे आ गए तो बिजनेस से आपने ट्रांसफर किया, लेकिन वही गुड्स जो कि आपके बिजनेस के गुड्स हैं, गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस और पुट फॉर प्राइवेट यूज, आप अपने खुद के यूज के लिए कर रहे हो और मेड अवेलेबल टू इन अदर पर्सन टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन बिजनेस अंडर द डायरेक्शन फॉर द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो भाई साहब वो सर्विस आएगा। मतलब यहाँ पे देखो, अगर कैरिंग ऑन बिजनेस एज नो लॉन्गर ऑफ द पार्ट, अगर बिजनेस के हिसाब से आपने किसी को ट्रांसफर किया तो वो गुड्स है। लेकिन अगर मान लीजिए अब आपकी वही फैन की शॉप है, फैन की शॉप है आपके यहाँ, फैन की शॉप है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके घर पे कोई फंक्शन था, सत्यनारायण बाबा का वो था, कथा थी, ठीक है, तो आपने प्राइवेट यूज के लिए कि भाई गेस्ट बहुत ज्यादा आएंगे, फैन को लेके आके घर पे, ये बड़ा वाला पेडलिस्टर फैन था, घर पे लाएंगे, कुछ लोगों को हवा खिलाएंगे, अगर आप कुछ टाइम टेम्परेरी बेसिस पे उस फैन को यूज करने के लिए घर पे ले आए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। खुद के लिए लाया या आपने अपने चचा जी को दे दिया, अपने चचा जी को दे दिया, अपने अंकल को किसी दे दिया, पड़ोसी को दे दिया, नेबर को दे दिया, टेम्परेरी बेसिस पे भाई यूज कर लो, बाद में पंखा वापस कर देना, तो दैट्स कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, बिकॉज आपने उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, कुछ देर कुछ समय तक यूज करने का अधिकार दिया था, तो दैट्स कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आपने उसको दे दिया कि जो अब तुम ही यूज करो तो दैट्स कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर है? क्लियर है सर। Goods forming part of the business asset, business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of the business immediately before the ceases to taxable person। मतलब कोई रजिस्टर्ड पर्सन था, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पढ़ लेना, और उसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रह गया, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन मतलब रजिस्टर्ड पर्सन या फिर लाइबल टू गेट अ रजिस्टर्ड पर्सन, लाइबल टू गेट अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अब ना ही आप रजिस्टर्ड है ना लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके जितने भी गुड्स आपके पास पड़े होंगे और जिसपे आपने आईटीसी लिया होगा वो सब मान लिया जाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया गया है। भले ही हुआ क्या, मान लो ये शॉप थी, ठीक, ये शॉप थी, शॉप में ये सारे आपके इनपुट्स हैं, ठीक है, इनपुट्स हैं, एग्जांपल के लिए इनपुट्स लेते हैं, ये भी आपका इनपुट है, ये रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस आपने बना के रखा हो गया, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, शॉप क्लोज किया कि धंधा अब आपको नहीं करना है, उसके बाद भले ही ये गुड्स कहीं नहीं गए हैं, उसके बाद ये गुड्स कहीं अभी नहीं गए, आपके शॉप में वैसे के वैसे ही पड़े हैं, फिर भी मान लिया जाएगा कि इस गुड्स की सप्लाई हो गई है और ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, ठीक है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। एक्सेप्शन, बिजनेस ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, लेकिन आपने अपनी शॉप बंद कर दी और मिस्टर जतिन थे कोई, मिस्टर जतिन को कहा कि भाई तुम मेरा बिजनेस संभालो, तो इस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहा जाएगा, इस केस में सप्लाई इवन नहीं कहा जाएगा,
बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन रिप्रेजेंटेड हु इज डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन। मान लीजिए मिस्टर राज थे, राज मर गए और राज के बेटे जतिन ने कैरी फॉरवर्ड किया, तो रिप्रेजेंटेटिव उसका देख रहा है कोई, उस केस में भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं आएगा। ठीक ठीक है। पांचवा पढ़ते हैं सर, रेंटिंग ऑफ मोटर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट करना, मैंने कहा ना रेंटिंग हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स हो, बिल्डिंग हो, सिविल स्ट्रक्चर हो। आपने किसी को डैम वैम भी रेंट पे दिया है, से आप मतलब खुद ही एक कंपनी है, मान लो बिरला ने खुद एक डैम बनाया, गवर्नमेंट को भी रेंट पे दे दिया, तो भी भाई वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। उसके बाद टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंपॉर्टेंट लिख लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी टेम्परेरी ट्रांसफर सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। आपने कोई डेवलपमेंट किया, डिजाइन किया, प्रोग्रामिंग किया, कस्टमाइजेशन किया, अडॉप्शन किया, अपग्रेडेशन किया, इनहेंसमेंट किया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कुछ भी किया इस टाइप का, तो सर्विसेज के अंदर आता है। अग्री है टू ऑब्टेन और रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट ऑन सिचुएशन टू डू एन एक्ट, वो भी आपका सर्विस कहा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे बिरला की, बिरला ने अपना सीमेंट प्लांट बनाना चाहता है, आपका यहाँ पे घर है, लेकिन बिरला को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो यहाँ पे रोड बनाना चाहता है, गिट्टियां डाल रहा है, वो आपका घर है, आप कह रहे भाई हम ये गिट्टी नहीं डालने देंगे, उसने कहा भाई गिट्टियां यहाँ डालने दोनों, गिट्टियां डालने दोनों, आप कह रहे मेरे घर के आगे तुम गिट्टियां कैसे डाल सकते हो बिरला अपने सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो बिरला ने कहा कि हम तुमको 100 बोरी सीमेंट देना, तुम अपना एक और फ्लोर घर बनवा लो, आपका ओके। तो ये आप जो शांत होके चुपचाप बैठ गए ना, चुपचाप बैठ गए और बिरला को यहाँ पे अपने घर के आगे रोड बनाने दिए, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। बिकॉज टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू, या आपने टॉलरेट किया बिरला जी को रोड बनाने में, जो भी धुलधक्कड़ रोड है उसके लिए। ठीक ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ एनी गुड्स और इन अदर पर्सन, अगर आपने किसी भी गुड्स को यूज करने का राइट दिया, या आपने अपने चार्जर को दे दिया, भाई लो भाई साहब चार्जर मेरा यूज करो, आज की डेट में आपने अपना ऑक्सीमीटर दे दिया अपने पड़ोसियों को और कहा कि भाई अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर दो, और उसके लिए अगर आप कुछ भी 2 रुपए 3 रुपए चार्ज कर रहे हो, एग्जाम्पल है बाबू कॉमेडी वाला, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इन मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में बताएं, देखो एकदम लेमन, एकदम मतलब नॉर्मल सी बात, अगर पर्सनल नेचर से कुछ हो रहा है ना, पर्सनल गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमेशा देखना, अगर परमानेंट ट्रांसफर जा रहा हो, परमानेंट ट्रांसफर अगर जा रहा है, परमानेंट ट्रांसफर अगर जा रहा है तो ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। लेकिन अगर आप परमिशन देते हो यूज करने के लिए, परमिशन देते हो फॉर यूज, परमिशन देते हो यूज के लिए ना, तो दैट्स ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये एक बेसिक फंडा है जो डायरेक्ट वहां लिखा तो नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से कि कौन से ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं। यहाँ पे आपका शेड्यूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको पढ़ना है शेड्यूल नंबर 3। ठीक ठीक है सर। तो शेड्यूल नंबर 1, 4 एक्टिविटीज जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई या बिजनेस एसेट का ट्रांसफर करना, एजेंट वाली सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस या रिलेटिव से सर्विस पाना। शेड्यूल 2 क्या गुड्स हैं क्या सर्विस है आपको अच्छे से बता दिया। शेड्यूल नंबर 3 जिसको सप्लाई ही नहीं कहा जाएगा, नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी रीड विद शेड्यूल 3, ये एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर एज सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब इस एक्टिविटीज को सप्लाई ही नहीं कहा जाता है, तो इन एक्टिविटीज पे जीएसटी भी नहीं आएगा। ये कौन सी एक्टिविटीज हैं, ये शेड्यूल 3 के अंदर बताई गई है, और ये टोटल 6 एक्टिविटीज हैं, इसको अब हम समझेंगे। शेड्यूल 1 4 एक्टिविटीज थी जो विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई है। शेड्यूल 3 6 एक्टिविटीज है जो सप्लाई ही नहीं है, तो जीएसटी कहां से आएगा। ठीक है, सप्लाई ही नहीं है, और ये 4 एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन थी तो भी सप्लाई थी और जीएसटी आ रहा था। शेड्यूल 2 क्या कहता है कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। चलो अब मेरे बच्चों शेड्यूल 3 पढ़ते हैं। सर जी एक्टिविटीज जो ना ही नाइदर एज, देख लो लिख लो यहाँ पे बेटा, नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ना ये गुड्स हैं ना ये सर्विसेज की ही सप्लाई है, मतलब इन शॉर्ट ये सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं आएगा। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स इन रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो सर्विसेज चलती हैं वो सर जीएसटी के दायरे से बाहर है, वो सप्लाई के मीनिंग में ही नहीं है, जीएसटी छोड़ो सर, सप्लाई के दायरे से बाहर है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक, सर्विस बाय वे ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ टाइमिंग इन फोर्स, थोड़ा फास्ट हम जा रहे हैं, मुझे माफ करना अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हो तो। देखो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जस्ट ये लोकल कोर्ट, आपकी सिविल कोर्ट, दीवानी, फौजदारी, ये सारी सर्विसेज क्या है सर, एग्जेम्प्ट है। ट्रिब्यूनल, सर ट्रिब्यूनल आईटेट वगैरह आपने कई जगह इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा, आईटेट हो गए, जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं, एक्सक्लूडिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल
ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो सर्विसेज होती हैं वो टैक्सेबल होती हैं अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है तो अब बिजनेस एंटिटी आरसीएम के अंदर जीएसटी का पेमेंट करके चलती है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये सब पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा बताते जा रहे हैं बिकॉज आप रिवीजन में होगे तो आपने कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस पढ़ा होगा। चलो, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, कुछ नहीं बाबू, जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, पंचायत वगैरह, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो लोग रहते हैं ना, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, गवर्नर ही हो गया अपना, गवर्नर। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गए, नेता वेता लोगों की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं बाबू भारत को, सर देश को कुछ नहीं देते, देश से वसूलते हैं ना ना, सच्ची बातें नहीं, जो एक्ट में लिखा है उसके हिसाब से देश को अपनी सर्विसेज देते हैं तो इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। पार्ट नंबर सी पढ़ते हैं अब। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी established by the central government, state government, local authority who is deemed, who is not deemed as employees before the commencement of this clause, मतलब सीएजी वगैरह मान लो हो गया, ठीक। इसमें कोई चेयरपर्सन का ऑफिस आप होल्ड करते हो, एम्प्लॉयमेंट के तहत नहीं, किसी और तहत अगर आप होल्ड करते हो, वो भी सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। जैसे बहुत बार क्या होता है, रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, उसको इसकी कमिटी का चेयरपर्सन बना देते हैं, किसी भी कमिटी का, डिफेंस सेक्टर में कर देते हैं, कुछ भी करते हैं भाई, एडवाइजर रखा जाता है उन लोगों को। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, बिकॉज यार वो बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं, उनको एम्प्लॉय नहीं कहा जा सकता, तो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप में होता है, वो लोग आते हैं चल जाते हैं, तो उनकी सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। फोर्थ बोलते हैं सर्विस ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल क्रेमेटोरियम ऑफ मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, मतलब अगर हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई है तो उसको उसकी डिसीज्ड बॉडी को उसके घर तक ले जाना है, घर से फिर किसी दूसरे से उसके घाट तक लेके जाना, जहाँ पे क्रीमेटोरियम, फ्यूनरल मॉर्चरी वगैरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं, जहाँ पे ये सब चीजें होंगी, वो सबको भी, मौत को भी जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है, इसलिए इसको सप्लाई के ही बाहर रख दिया गया, सप्लाई के ही बाहर कर दिया गया। देखो ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि सर ये जीएसटी के बाहर है, जीएसटी तो इन पे नहीं लगेगा, लेकिन ये चीजें सप्लाई के ही बाहर है, अगर कुछ सप्लाई लगता तो वो पे जीएसटी आता, ये चीजें सप्लाई ही नहीं है, इट मीन सर इस पे एग्जेम्पशन भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि एग्जेम्पशन उन्हीं चीजों पे मिलता है जो चीजें सप्लाई होती हैं, जिसपे जीएसटी लग सकता था, सर इस पे तो जीएसटी लग ही नहीं सकता क्योंकि ये चीजें सप्लाई ही नहीं है, दे आर नॉट सप्लाई, ये सप्लाई ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू द पैराग्राफ 5 एंड शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब अगर लैंड या एंड बिल्डिंग अगर बिकती है तो इसको भी सप्लाई की मीनिंग से बाहर गया। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 5 करोड़ की कोई लैंड बेच दी, तो 5 करोड़ की लैंड बेच दी तो भाई साहब इस पे जीएसटी लाओ, ना ना, लैंड और बिल्डिंग की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, ओनली लैंड एंड बिल्डिंग, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसने बात नहीं की है, डैम्स की बात नहीं की, पुल की बात नहीं की, ब्रिजेस की, मतलब ब्रिज वही हो गया, इन सब चीजों की बात नहीं की, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स के बारे में बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के बोला है कि इनका सेल जो अगर होता है तो ये जीएसटी के दायरे के बाहर है, सप्लाई भी नहीं कहा जाएगा। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, देखो एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की मीनिंग में तो इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन एक्शनेबल क्लेम आपको पता होगा बिल ऑफ एक्सचेंज भी होते हैं, प्रोमिसरी नोट भी होते हैं, और इस पे ना आपके एमसीक्यू केस बेस्ड सिनेरियो में भी क्वेश्चन है, प्रोमिसरी नोट भी होते हैं, तो ये भी एक्शनेबल क्लेम तो है। तो भैया एक्शनेबल गुड्स के सप्लाई पे तो जीएसटी था, लेकिन कोई भी एक्शनेबल क्लेम हो अगर वो लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग वाला है तो ही वो सप्लाई की मीनिंग में आएगा, बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम सप्लाई की मीनिंग से बाहर आ जाएंगे, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, डिस्काउंटिंग वाला हो, प्रोमिसरी नोट हो, कुछ भी हो, ये सब के सब सप्लाई की मीनिंग से ही बाहर है, तो इसमें भी जीएसटी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने शेड्यूल 3 भी पढ़ लिया। एक एडवाइस आपको दे रहे हैं, एग्जाम आपका है इसलिए, वन एडवाइस, मेरे साथ ये क्लास समझ में आ रही होगी क्योंकि स्पीड है मेरी अभी, ठीक है, स्पीड अच्छी खासी है, समझ में आ रही होगी तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बाद ये समरी, चूंकि आपको आपकी आईसीआई की बुक से ही समरी पढ़नी है, आप इस समरी को जरूर खुद से पढ़ेंगे, प्लीज बाबू गारंटी लो, वरना क्लासेस मत लगाओ, ये छोड़ दो, ये वीडियो भी करने का बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये समरी 8 से 9, देखो 44 मिनट में तो आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, आप खुद से पढ़ने जाओगे तो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट तुरंत और लगेगा, 20 मिनट अपनी स्टडी को नहीं दे पा रहे हो, दे देना बाबू, दे देना 20 मिनट। चलिए अब हम आते हैं सर
द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज समराइज द स्टेप टू डिटरमाइन वेदर द एक्टिविटी अंडरटेकन इज सप्लाई और नॉट। मतलब ये जो डायग्राम है ना इस पेज पे, ये आपको बताएगा कि एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई है ओनली तभी उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है, वरना अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। तो आप पहले चेक क्या कर रहे हैं कि क्या कोई एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं है। इज द एक्टिविटी ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, डिस्पोजल, लेटर। क्या इसमें से कोई एक्टिविटी हो रही है? अगर नहीं, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो बात खत्म करो सर, एक्टिविटी इज नॉट सप्लाई। लेकिन हाँ सर, ये हमने सेल किया, एक्सचेंज किया, लीज किया, बार्टर किया, मतलब बाकी चीजें की हमने, लीज और डिस्पोजल वगैरह किया है हमने। क्या इज इट इज फॉर कंसिडरेशन? क्या आप कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो? हाँ, 500 रुपए में हमने कोई सामान बेचा है, जी हाँ सर, हम कंसिडरेशन के लिए करते हैं। तो इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस? यस सर, मेरा व्यापार है, हमने 500 रुपए में कूलर बेचे, ठीक है, कूलर सोल्ड कर रहे हैं, ये मेरा बिजनेस है। सर 500 रुपए में कहाँ बिकते हैं? चलो 5000 रुपए में कूलर बेचे, मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टी, सर शेड्यूल टी के अंदर की जो 6 एक्टिविटीज हमने पढ़ी है, चलो उसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज हमने पढ़ी? देखो, पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, दूसरा सर हमने क्या पढ़ा, कोर्ट वाला, तीसरा एमपीएमएलए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चौथा हमने क्या पढ़ा, फ्यूनरल ब्यूरो और क्रीमेटोरियम डिसीज्ड पर्सन वाला, लैंड एंड बिल्डिंग, और छठवां हमने एक्शनेबल क्लेम पढ़ा अदर देन लैटरी वेटिंग एंड गैम्बलिंग। सर इन छहों में कवर नहीं हुआ, शेड्यूल 3 में कवर नहीं हुआ, तो ओके यस, एक्टिविटी इज यस, सॉरी शेड्यूल 3 में कवर नहीं आता है, नो, तो एक्टिविटी आपकी सप्लाई हो जाएगी। ठीक ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आई। दूसरी बात करते हैं, अगर अगर देखो यहाँ पे, अगर आपने ये जो एक्टिविटी की है, जी हाँ सर, लेकिन ये बिजनेस के लिए नहीं की है, बिजनेस इट इज फॉर कंसिडरेशन, सर यस, चलो कंसिडरेशन के लिए था तब तो ठीक है, नहीं सर कंसिडरेशन के लिए तो हमने फ्री में किसी को दे दिया है। कूलर था मेरा, मैंने फ्री में दे दिया अपने सर्वेंट को, ठीक, सर्वेंट को मैंने फ्री में दे दिया, ठीक। तो इट इज द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। क्या शेड्यूल 1 कौन सा है? फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आप किसी को देते हो तो सर वहां पे जीएसटी आ जाता है। तो शेड्यूल 1 में अगर मान लो आपका जैसे कि बिजनेस असेट था मेरा, जिसमें हमने आईटीसी लिया था और फिर हमने फ्री में सर्वेंट को दिया, हाँ सर, तब तो मेरा यस ओके, शेड्यूल 1 में कवर हो गया। इन द कोर्स ऑफ फर्नेस ऑफ द बिजनेस दिया है, हाँ सर, ये भी मेरा इन द कोर्स ऑफ फर्नेस ऑफ द बिजनेस था, यस सर, तब कोई बात नहीं, आपको सप्लाई के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरा इन द कोर्स ऑफ फर्नेस ऑफ द बिजनेस नहीं है, नो, तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर एक्टिविटी सप्लाई में नहीं आएगी। आपका बिजनेस नहीं था, कोई बात नहीं, तो आपके ऊपर सप्लाई में नहीं आएगी। ठीक ठीक है। उसके बाद आपसे बोलते हैं कि क्या अगर आपने किसी को कंसिडरेशन में भी बेचा है, हमने कूलर बेचा, लेकिन मेरी शॉप है गारमेंट्स की और कूलर खराब हो गया था, पड़ा था, डिस्पोज ऑफ करने के लिए कबाड़ी को बेचा, तो क्या कूलर का बेचना मेरा बिजनेस है? नहीं। इट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है? नहीं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में नहीं है तो मेरा सप्लाई नहीं आएगी। लेकिन अगर हाँ ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होता, अगर हम कोई इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते, चाहे वो पर्सनल नेचर के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, अगर उसमें कंसिडरेशन इंक्लूड है तो वो एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई में आती है, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की। क्लियर है सर? क्लियर है। चलो अब सर नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको कम से कम 7 से 8 बार हमने एमसीक्यू केस बेस्ड सिनेरियो वाला जो आपका प्लेलिस्ट है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट रखी है भाई, डेली 15 मिनट का उसमें वीडियो आता है, टिल 15 मई तक जाएगा, डेली 15 मिनट की वीडियो आते हैं, आप वहां वीडियो जरूर देखिएगा। चलो कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाईज अगर हम देखें तो कंपोजिशन सप्लाई क्या होती है? सर कंपोजिशन सप्लाई बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं कई बार आप लोगों को, इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, जहां पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक दूसरे के साथ ये सप्लाई तो की ही जाती है। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज नेचुरली बने इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, वन ऑफ विच द प्रिंसिपल सप्लाई टैक्स लायबिलिटी शैल बी प्रिंसिपल सप्लाई रेट। एग्जांपल चार्जर विथ मोबाइल फोन, मतलब क्या हो गया? जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बेचे जाएंगे। जैसे कि अगर आप रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल होटल एकोमोडेशन, अगर होटल एकोमोडेशन की फैसिलिटी है तो माना जाता है कि भाई साहब ब्रेकफास्ट उसके साथ आज की डेट में जनरली सारे होटल्स दे ही रहे हैं, तो होटल एकोमोडेशन आप लेने के ब्रेकफास्ट की सर्विसेज दे दी गई, 2 और मोर सप्लाईज को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि नेचुरली बंडल है। जनरली देखा जाता है कि होटल एकोमोडेशन पे ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है, इन कंजंक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ सप्लाई की जा रही है, जिसमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है। होटल में रहने का मन के लिए आपने ये सर्विस ली है, ब्रेकफास्ट करने के लिए तो आप कहीं भी बैठ के कर लेते हैं, लेकिन आपने ये सर्विस ली है होटल में रहने के लिए, तो मतलब होटल में रहना आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है। तो यहाँ पे जो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे कंपोजिट सप्लाई, इसको कहा जाएगा कंपोजिट सप्लाई। रेट क्या लगेगा? इस कंप्लीट वैल्यू ऑफ सप्लाई पे रेट लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट, मतलब होटल एकोमोडेशन वाला रेट लगेगा। ठीक ठीक है। अगर ये सर 999 के ऊपर रेंट है, नीचे है ना, 999 तक एग्जाम्पशन है, तो 999 के अंदर अगर रेंट है तो ब्रेकफास्ट भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका रेंटल है 800 रुपए और आपने ब्रेकफास्ट की कीमत है 200 रुपए, 800 तो 1000 आ गया, तब मतलब तब तो सब प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। लेकिन अगर आपकी होटल एकोमोडेशन का
रूम का किराया 800 रुपए, ब्रेकफास्ट का किराया 100 रुपए, तो पूरे 900 रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर होटल का किराया मान लो, होटल एकोमोडेशन, रुक जाओ, होटल एकोमोडेशन का रेंट 900 रुपए है, ब्रेकफास्ट 200 रुपए का है सर, 1000 रुपए से ऊपर हो गया सर, ये 1100 रुपए आ गया, तो पूरे 1100 रुपए पे होटल के रेंट वाला मतलब 18% का जीएसटी लग जाएगा। ठीक, ठीक है सर जी। मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है? जहां जबरदस्ती की बात होती है, जबरदस्ती आपने 4 चीजों को जोड़ के बेचा है। कंसिस्ट 2 और मोर सप्लाईज फॉर अ सिंगल प्राइस, एक ही प्राइस के लिए 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई को लिया। नॉट नेचुरली बंडल, जो नेचुरली बंडल नहीं है। थ्रू कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, स्टिल सप्लाइड टुगेदर, ये इंडिपेंडेंटली भी बेची जा सकती है, लेकिन आप जबरदस्ती साथ में बेच रहे हो। टैक्स पेबल शैल बी द रेट एप्लीकेबल टू द सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। एग्जाम्पल के लिए क्या हम बोलते हैं कि मान लो यहाँ पे एक दिवाली गिफ्ट पैक आपने बनाया, दिवाली गिफ्ट पैक आपने बनाया, इसके अंदर क्या है? चॉकलेट है, जूस है, चॉकलेट है, जूस है, और भी कुछ डालो, टॉफीज भी हैं, छोटी छोटी टॉफीज भी हैं, कॉटन कैंडी भी डाल दी आपने, उसके साथ आपने डीओ रख दिया, उसके माउथ फ्रेशनर रख दिया, माउथ फ्रेशनर रख दिया, ठीक है, हेयर स्प्रे डाल दिया, ये सब कुछ आपने दिया। क्या ये कहीं पे भी आपको दिखता है चॉकलेट के साथ हेयर स्प्रे बिक रहा होता है? नहीं। आपने जबरदस्ती का एक गिफ्ट पेयर बनाया जिसमें लिखा स्वीट एंड केयर पैक, स्वीट्स जहाँ पे चॉकलेट है, एंड हेल्थ पर्सनल केयर पैक, ठीक है, और आपने इसका एक ही चार्ज कर रहे हो 900 रुपए, ठीक है। तो ये चीजें अलग अलग बिक सकती थी। चॉकलेट के साथ हेयर शैम्पू या हेयर स्प्रे अलग से बिक सकता था, हेयर जेल अलग से बिकता है। शैम्पू के साथ कोई एक्सपेक्ट, सॉरी शैम्पू के नहीं, चॉकलेट के साथ कोई ये नहीं सोचता है तो शैम्पू मिलेगा, हेयर स्प्रे मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको एक साथ जबरदस्ती मिक्स कर रहे हो, जबरदस्ती मिक्स कर रहे हो। ये चीजें नेचुरली बंडल्ड नहीं होती, नेचुरली नहीं बिकती, लेकिन आपने जबरदस्ती इसका एक बंडल बना के सोल्ड कर रहे हो फॉर अ सिंगल प्राइस। याद रखना, सिंगल प्राइस। अगर आप अलग से लेते हो, चॉकलेट का 20 रुपए है, हेयर स्प्रे का 50 रुपए है, टॉफी का 3 रुपए है, मतलब अलग से ऐसे लेते हो तब नहीं। अगर आप सिंगल प्राइस 900 रुपए चार्ज करते हो तो कहा जाएगा ये मिक्स सप्लाई, और इसमें हाईएस्ट रेट, मान लो चॉकलेट पे 20% का 28% टैक्स रेट लग रहा है, हेयर स्प्रे पे 5% लग रहा है, और ये जूस था ना, इस पे भी 5% लग रहा है, तो भी इस पूरे 900 के बंडल पे हाईएस्ट रेट चॉकलेट का 28% का टैक्स रेट लग जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे आपके 51 मिनट्स में आके हमने क्या पढ़ा? जस्ट सिंपल सप्लाई को रिवाइज किया विद एग्जांपल्स। तो आई होप कि आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा। छोटा सा बाबू, मामूली सा, प्यारा सा, नन्हा सा रिवीजन था। जस्ट पेपर डिले हो ही चुके हैं तो मैंने स्पीड में आपको ये रिवाइज करा दिया, जिससे कुछ नहीं जाएगा यार, 1 घंटा कभी भी बैठ के देख लोगे। अगर आपको ये पसंद आएगा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर ही लेना, और बता देना, तो आगे भी ऐसे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।